स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने विराम चिन्ह अध्याय से संबंधित कुछ विराम चिन्हों की वहाँ पर हमने चर्चा की थी। जैसे कि हमने वहाँ पर बात की थी आपके किसकी, तो योजक चिन्ह की, निर्देशक चिन्ह की वहाँ पर हमने बात की थी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमने आपका निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह उसकी भी वहाँ पर चर्चा की थी और काफ़ी विस्तार में हमने इन पर बात की थी कि कब कब इनका प्रयोग किया जाता है। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज आपका विराम चिन्ह अध्याय जो है वह पूरा हो जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं आपके आज हम पहला विराम चिन्ह देखेंगे वह है आपका अल्प विराम। कौन सा? अल्प विराम। तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि कब प्रयोग में लिया जाता है। तो दी गई संज्ञा के विषय में विशेष सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम से पहले और बाद में। तो देखिए जो दी गई संज्ञा है उसके विषय में यदि विशेष सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम के पहले और बाद में आपके अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें अल्प विराम क्या होता है, तो अल्प विराम होता है आपका कॉमा। अल्प विराम यानी कि कॉमा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो यहाँ पर देखिए विशेष संज्ञा क्या है, तो आपके गांधी जी हैं। इनके बाद में आपका यहाँ पर अल्प विराम यानी कि कॉमा प्रयोग में लिया गया। जो अहिंसा के पुजारी थे, हमारे राष्ट्रपिता हैं, इनके बारे में विशेष सूचना दी गई है। तो उस विशेष सूचना के रूप में भी आपको जो यहाँ पर पहले और बाद में संज्ञा जो प्रयोग ली गई है उसके पहले और बाद में आपका अल्प विराम यहाँ पर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, रावण लंका का राजा बड़ा ही विद्वान था। तो देखिए यहाँ पर हमने किस संज्ञा के विषय के बारे में विशेष सूचना दी, रावण के बारे में। तो यहाँ पर आपका अल्प विराम जो कि क्या था, लंका का राजा, विशेष सूचना और बड़ा ही विद्वान था। तो देखिए लंका का राजा जो है उसके बारे में एक विशेष सूचना है जिसके हमने पहले और बाद में आपका अल्प विराम यानी कि कॉमा प्रयोग में लिया है। फिर अगला उदाहरण है दिल्ली, भारत की राजधानी। तो देखिए दिल्ली जो है इसके बारे में हमने यहाँ पर बताया है कि दिल्ली जो कि क्या है, भारत की राजधानी है। तो इससे पहले और बाद में आपका अल्प विराम यानी कि कॉमा बहुत ही सुंदर महानगर है। तो यहाँ पर आपको ये जो हमने चर्चा की है स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर अल्प विराम यानी कि कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं। तो देखिए अगला प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहला हमने देखा आपका, दूसरा है जब परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों के बीच में कोई पद, वाक्यांश या वाक्य आकर उन्हें अलग अलग कर दे तो उनके दोनों तरफ, यहाँ पर हमें याद रखना है, उनके दोनों तरफ जो है आप क्या प्रयोग में लेते हैं, तो दोनों तरफ ही आप प्रयोग में लेते हैं। वहाँ पर अल्प विराम यानी कि कॉमा का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, सुनीता काकी जिनके विषय में मैं तुमसे बात कर रहा था बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों के बीच हमने एक वाक्यांश, पद या उपवाक्य, इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। तो यहाँ पर संबंध किस किस में है, सुनीता काकी में, और बहुत अच्छा खाना, उनका संबंध है बहुत अच्छा खाना पकाने से। इसके बीच में एक वाक्यांश आया है, जिनके विषय में मैं तुमसे बात कर रहा था। तो इस वाक्यांश के दोनों तरफ यानी कि प्रारंभ में यहाँ पर आपका अल्प विराम यानी कोमा और इस वाक्यांश के अंत में अल्प विराम यानी कि कोमा यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या है, आगे देखते हैं। तो आगे अल्प विराम का प्रयोग कहाँ मिलता है, एक ही शब्द का वाक्यांश पुनरावृत्ति होने पर। एक ही शब्द का वाक्यांश पुनरावृत्ति होने पर आप किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का। जैसे कहो क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर हम कहो जो है वाक्यांश है, इसका पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हमने दोनों जगह अल्प विराम प्रयोग में लिया है। फिर अगला उदाहरण है, हाँ कल मैं जाऊँगा, जरूर जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर हाँ ये आपका पुनरावृत्ति की गई। फिर जाऊँगा, जरूर जाऊँगा, इसकी भी पुनरावृत्ति की गई। इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या आया है, यहाँ पर भी आपका
अल्प विराम प्रयोग में लिया गया है। तो यहाँ पर हमने बात करी है आपके कौन से विराम चिन्ह की, अल्प विराम की, जिसमें हमने इसके प्रयोग देखे। तो देखिए पहला प्रयोग जो है वह क्या था, कब किया जाता है, जब दी गई संज्ञा के विषय में आपको विशेष सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम के पहले और बाद में। तो ये हमें एक तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु जो याद रखना है कि जब आप किसी संज्ञा के विषय में कोई विशेष सूचना दे रहे हों तो उसके रूप में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम के पहले और बाद में आप अल्प विराम यानी कि कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण देखे थे। क्या था पहला उदाहरण, गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो यहाँ पर किस संज्ञा के विषय में विशेष सूचना दी जा रही है, तो यहाँ पर गांधी जी के विषय में हमने विशेष सूचना दी है। क्या विशेष सूचना है, जो अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो इनके बारे में विशेष सूचना दी आपने कि वो अहिंसा के पुजारी थे। इसके दोनों तरफ पहले और बाद में आपने किसका प्रयोग किया, यहाँ पर आपने प्रयोग किया अल्पविराम यानी कि कोमा का। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण था, रावण लंका का राजा बड़ा ही विद्वान था। तो देखिए यहाँ पर किस संज्ञा के विषय में बात की जा रही है, तो रावण के विषय में बात की जा रही है। और क्या विशेष सूचना दी जा रही है कि लंका का राजा बड़ा ही विद्वान था। तो विशेष सूचना है कि वह रावण जो है लंका का राजा था। इसके दोनों तरफ पहले और बाद में आपने इसलिए किसका प्रयोग, तो आपने अल्पविराम यानी कि कोमा का प्रयोग यहाँ पर किया है। फिर तीसरा उदाहरण था हमारे पास, दिल्ली भारत की राजधानी बहुत ही सुंदर महानगर है। तो किस संज्ञा के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर दिल्ली के बारे में बात की गई। और क्या बात की गई कि भारत की राजधानी, तो इसके दोनों तरफ आपको कोमा यानी कि अल्पविराम देखने को मिला। तो पहला प्रयोग आपको अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। फिर हमने बात की आपके दूसरा जो प्रयोग है अल्पविराम का, जब परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों के बीच में क्या आ जाए, कोई पद आ जाए, वाक्यांश आ जाए या उपवाक्य आकर उन्हें अलग अलग कर दे, तो उनके दोनों तरफ। यहाँ भी आपको जिस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है वह है कि दोनों तरफ आपको प्रयोग करना है किसका, अल्पविराम यानी कि कोमा का। उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण था, सुनीता काकी जिनके विषय में मैं तुमसे बात कर रहा था बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। तो देखिए यहाँ पर संबंध किस किस में है, संबंध है सुनीता काकी और अच्छा खाना बनाने में। इन दोनों के बीच में एक उपवाक्य आ गया, जिनके विषय में मैं तुमसे बात कर रहा था। तो इसके दोनों तरफ यानी कि शुरुआत और अंत दोनों तरफ में आपको अल्पविराम यानी कोमा का प्रयोग करना है। फिर तीसरा यदि हम बात करें, तीसरा प्रयोग कब किया जाता है आपके अल्पविराम या कोमा का, तो वो है एक ही शब्द का वाक्यांश पुनरावृत्ति होने पर, यानी कि यदि बार बार रिपीट हो तो हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में हमने देखा, पहला उदाहरण है आपके पास, कहो कहो क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर कहो कहो की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसके बाद आपने क्या किया है, अल्पविराम यानी कि कोमा का प्रयोग किया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण था, हाँ हाँ कल मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हाँ हाँ की पुनरावृत्ति हुई, तो उसके बाद में कोमा है। जाऊंगा की भी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए जाऊंगा के बाद भी यहाँ पर कोमा यानी कि अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। तो आपको अल्पविराम जो है वह काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। विस्तार में इसकी हमने चर्चा की है, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं आपके जो अगला हमारे पास विराम चिन्ह है। तो अगला विराम चिन्ह है हमारे पास अर्धविराम। अर्धविराम पर हम अपनी चर्चा करेंगे। तो देखिए अगला विराम चिन्ह आपके पास है अर्धविराम, जिसका आपको विराम चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। और अर्धविराम को क्या बोलते हैं, अर्धविराम सेमी अर्धविराम। अर्धविराम यानी कि क्या होता है, अर्धविराम यानी कि आपका सेमी कोलन। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सेमी कोलन की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए अर्धविराम का अर्थ है, अर्थ क्या होता है अर्धविराम का, आधा ठहराव। तो यहाँ पर आपको अर्धविराम का तो अर्थ ही बता दे रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आधा ठहराव होगा। अब देखिए आगे, अर्थात पूर्ण विराम से थोड़ा कम एवं पूर्ण विराम से आधा ठहरना। तो देखिए सबसे पहले अर्धविराम की हमने बात करी है। अर्धविराम यानी कि आपका सेमीकोलन,
इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है आधा ठहराव, यानी कि अर्थात क्या हुआ, आपके पूर्ण विराम से थोड़ा कम एवं पूर्ण विराम से आधा ठहरना, ये इसका अर्थ होता है। उदाहरण से इसे अब हम समझते चलते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं। उदाहरण दिया है, जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा ठहराव लेके हमने बोला है कि कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। तो जहाँ हमने थोड़ा सा ठहराव लिया वहाँ आपका अर्धविराम यानी कि आपका सेमीकोलन हमने प्रयोग में लिया है। फिर देखिए आगे देखते हैं इसका प्रयोग और किस स्थिति में करते हैं। तो देखिए पहली स्थिति यहाँ पर आपको दी गई है, एक उपवाक्य या वाक्यांश को दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से दूर का संबंध दिखाने के लिए। किस किस में? एक उपवाक्य या वाक्यांश का दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से दूर का संबंध दिखाने के लिए आप अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रखा है, बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर हम दूर का संबंध दिखा रहे हैं कि बिजली चमकती है तब अधिकतर बारिश होती है, तो हम वह संबंध यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर अगला उदाहरण है, यह कमीज पुरानी हो गई है फिर भी मजबूत है। तो इन दोनों के बीच में हम दूर का यहाँ पर संबंध दिखा रहे हैं, इसलिए आपने क्या प्रयोग में लिया? इसलिए आपने यहाँ पर प्रयोग में लिया है आपका अर्धविराम। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या चर्चा की है, यहाँ पर हमने चर्चा की है आपके अर्धविराम की, यानी कि आपके सेमीकोलन की। अब इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका आधा ठहराव, जो कि अर्धविराम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका अर्थ होता है आधा ठहराव, यानी कि अर्थात पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम या फिर पूर्ण विराम से आधा ठहराव जहाँ पर लगे वह आपका अर्धविराम कहलाता है। जैसे हमने एक उदाहरण भी देखा, क्या था उदाहरण? जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? आपके अर्धविराम का। थोड़ा सा ठहर कर फिर हमने बोला कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। फिर इसके प्रयोग की हमने पहली स्थिति देखी, जब एक उपवाक्य या वाक्यांश का दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से आपको दूर का संबंध दिखाना हो। जैसे उदाहरण हमने देखा पहला, बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर हम संबंध इनमें दिखाते हुए थोड़ा ठहर कर बोले हैं कि बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई। दूसरा उदाहरण था, यह कमीज पुरानी हो गई है फिर भी मजबूत है। तो देखिए इन दोनों में संबंध भी दिखाया, किसमें? कमीज और मजबूती में, उसकी में दूर का संबंध दिखाया। और इसलिए यहाँ पर हमने क्या प्रयोग में लिया आपका? तो हमने प्रयोग में लिया है आपका अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन। आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे एक और उदाहरण लिया है हमने कि जहाँ पर क्या है दूसरा प्रयोग? इसका दूसरा प्रयोग है कि जहाँ पर लगातार आने वाले पद संबंधों के बीच, जहाँ लगातार पद संबंध आए वहाँ पर आप सेमीकोलन यानी कि आपके अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, भोर होते ही देखिए यहाँ पर तारे छिपने लगे, यहाँ पर भी आपने पक्षी चहकने लगे, वृक्षों की टहनियाँ झूमने लगीं, शीतल हवा चलने लगी और चारों ओर सूर्य का साम्राज्य हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लगातार इन ये जितने भी पद हैं इनमें लगातार पद संबंध आ रहा है। तो इसके लिए हमने जब जब लगातार पद संबंध आता जाता है तो हम क्या करते हैं, हम आपके अर्धविराम यानी कि अर्थात आपके सेमीकोलन का वहाँ पर प्रयोग करते हैं, जैसे जो हमने उदाहरण में देखा। तो फिर आगे यदि हम बात करें तो देखिए आगे क्या है, आगे हमारे पास इसके प्रयोग करने का तीसरी स्थिति है। तीसरा क्या है? तीसरा इसका प्रयोग है, यदि खंड वाक्य का आरंभ इसलिए, किंतु, क्योंकि, तो भी, पर, परंतु, वरन आदि शब्दों से हो तो उसके पहले आप किसका प्रयोग करते हैं? उसके पहले आप प्रयोग करते हैं किसका? आपके अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन का। उदाहरण से इसे हम समझते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या कह रहा है, जयपुर सवाई माधोपुर और दौसा के लोगों की आंखें डबडबाई हुई हैं क्योंकि अभी अभी पता चला है कि महाराजा भवानी सिंह जी परलोक सिधार गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने
क्योंकि का प्रयोग किया है। तो इससे पहले यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि इससे पहले हमें इसका प्रयोग करना है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद रखना है। तो क्योंकि से पहले देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन का प्रयोग किया है। फिर चौथा यदि हम बात करें, चौथा इसका प्रयोग कहाँ है, तो चौथा प्रयोग किया जाता है इसका समानाधिकरण वाक्यों में। समानाधिकरण जो वाक्य होते हैं उनमें। कैसे, कौन से वाक्य होते हैं, उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या दिया गया है। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, देश के समक्ष पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि ये समानाधिकरण के वाक्य हैं जिनमें समान बातें की गई हैं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में बताया गया कि महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया और सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, देश के समक्ष पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। तो यहाँ पर हमने इनके लिए अर्धविराम यानी कि आपके सेमीकोलन का प्रयोग यहाँ पर किया है। फिर पांचवा प्रयोग कहाँ होता है, देखिए आपके अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन का। तो पांचवा प्रयोग होता है मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए। जब मिश्र वाक्य हो या संयुक्त वाक्य हो, उसमें यदि विरोध का भाव प्रकट करना है तो आप किसका प्रयोग करते हैं, आप अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, जैसे वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मिश्रित वाक्य है और यहाँ पर विरोध का भाव भी है कि वह कोई व्यक्ति कष्ट सह रहा है और लोग आनंद ले रहे हैं। तो ये दोनों विरोधाभास की चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर आपके अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। यह आपका एक महत्वपूर्ण है, याद हमें रखना है इसे। फिर यदि हम बात करें तो छठवां प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका छठवां प्रयोग होता है सभी प्रकार की उपाधियों के लेखन में या फिर दो उपाधियों के बीच में। जैसे उदाहरण से देखते हैं एमए, देखिए यहाँ पर एमडी, तो ये क्या है, उपाधि है या और दो उपाधि हैं इनके लेखन में। एमएससी डीलिट, तो देखिए यहाँ पर भी आपने किसका प्रयोग किया, यहाँ पर भी आपने अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हमने पूरी चर्चा की है अर्धविराम की। एक और बार पुनः इसे देखते हैं, देखिए कहाँ कहाँ हमने इसका प्रयोग किया। तो देखिए सबसे पहला तो हमने देख ही लिया था कि जहाँ पर आपको क्या हो, एक उपवाक्य या वाक्यांश का दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से दूर का संबंध जब हम दिखा रहे थे तो आपके अर्धविराम का प्रयोग किया जा रहा था। अब दूसरा क्या था, तो देखिए दूसरा इसका प्रयोग था लगातार आने वाले पद संबंधों के बीच में। जब लगातार जो जो आ रहे हैं पद संबंध उनके बीच में। जैसे कि उदाहरण हमने देखा भोर होते ही, देखिए यहाँ पर आपके प्रयोग में लिया गया अर्धविराम। फिर तारे छिपने लगे, पक्षी चहकने लगे, वृक्षों की टहनियाँ झूमने लगीं, शीतल हवा चलने लगी और चारों ओर सूर्य का साम्राज्य हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन सभी पदों में आपस में संबंध है जो कि लगातार आ रहा है। जब लगातार पद संबंध हो तो उनके बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जो कि यहाँ पर देखिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 जगह पर किया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार 5 पद संबंध थे। तो उनके बीच में आप किसका प्रयोग करेंगे, आप अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा इसका प्रयोग कहाँ है, तो देखिए तीसरा प्रयोग है यदि खंड वाक्य का आरंभ, यानी कि यदि उस वाक्य का आरंभ किससे हो रहा हो, इसलिए से या फिर किंतु से या क्योंकि से या फिर आपके तो भी से हो रहा हो, पर से हो रहा हो, परंतु से हो रहा हो या वर्ण या वर्णा से हो रहा हो। इन शब्दों से यदि आरंभ हो तो इन शब्दों के पहले, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है, ये नियम आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है, क्योंकि बाकी सभी जगह जो है आप बाद में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इन शब्दों से पहले प्रयोग लेना है क्या, आपका अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन को। तो देखिए उदाहरण से हमने इसे देखा था। उदाहरण क्या था, तो आपके पास उदाहरण था जयपुर, सवाई माधोपुर और दौसा के लोगों की आंखें डबडबाई हुई हैं
क्योंकि अभी अभी पता चला है कि महाराजा भवानी सिंह जी परलोक सिधार गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्योंकि का प्रयोग हो रहा था, तो इससे पहले आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको अल्प विराम का प्रयोग देखने को मिल रहा है। ये आपको स्पष्ट हुआ होगा, महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। फिर चौथा प्रयोग था अल्प विराम का समानाधिकरण वाक्यों में। जैसे महात्मा गांधी ने, उदाहरण हमने देखा, देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, देश के समक्ष पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। तो देखिए यहाँ पर ये समानाधिकरण वाक्य है, यानी कि एक ही समान वाक्य हो रही है कि एक इस चीज़ के लिए ये चीज़ें की गई हैं, तो उसके बीच में हमने क्या, वहाँ पर हम क्या प्रयोग में लेते हैं, वहाँ पर हम आपका सेमी कॉलन यानी कि अर्धविराम प्रयोग में लेते हैं। फिर हमने इसका पांचवा प्रयोग देखा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में जब आपको विरोध का भाव प्रकट हो, विरोध का भाव प्रकट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण से देखा, वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे। तो देखिए यहाँ पर विरोधाभास है। कैसे कि एक व्यक्ति कष्ट सह रहा है लेकिन लोग आनंद ले रहे हैं, तो यहाँ पर विरोधाभास है। और इस विरोधाभास को हमने किससे दिखाया है, इस विरोधाभास को प्रकट करने के लिए हम आपका सेमी कॉलन अर्थात अर्धविराम चिन्ह प्रयोग में ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्रयोग में लिया गया। फिर हमने बात करी आपके अंत में जो इसका प्रयोग था, छठवां प्रयोग आपके अर्धविराम का, वो है आपका सभी प्रकार की उपाधियों के लेखन में दो उपाधियों के बीच में, दो उपाधियों के बीच में आपके किसका प्रयोग होता है, प्रयोग होता है आपके अर्धविराम यानी कि सेमी कॉलन का। जैसे कि उदाहरण हमने देखा MA MD, तो देखिए MA MD के बीच में सेमी कॉलन है। फिर दूसरा हमने देखा MSc DLIT, तो इन दोनों के बीच में भी आपको सेमी कॉलन यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि अर्धविराम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की है उससे आपको अर्धविराम जो है काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। और अब हम बात करेंगे अपने अगले विराम चिन्ह की, जो कि कौन सा है, जो है आपका अपूर्ण विराम। तो देखिए हमने अंत में बात की है किस पर, आपके अपूर्ण विराम पर, अपूर्ण विराम या फिर उपविराम जिसे कहते हैं, यानी कि कोलन। तो देखिए यह इसका विराम चिन्ह है और इसे आप क्या कहते हैं, तो देखिए एक तो इसे कहा जाता है उपविराम या फिर कोलन। तो देखिए इंग्लिश में आप इसे कहते हैं कोलन, और अपूर्ण विराम के अलावा इसे कहा जाता है उपविराम। तो हमें इसका यह नाम भी यहाँ पर याद रखना है। अपूर्ण विराम इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात उपविराम का प्रयोग प्राय शीर्षकों में अधिक होता है। कहाँ पर, शीर्षकों में। जैसे उदाहरण हमने देखा गरीबी एक अभिशाप, तो देखिए यहाँ पर शीर्षक क्या है, गरीबी एक अभिशाप, तो यहाँ पर आपके अपूर्ण विराम या उपविराम का प्रयोग किया गया कोलन का। प्रेमचंद एक अध्ययन, तो देखिए यहाँ पर भी आपके उपविराम का प्रयोग किया गया। परमाणु विस्फोट मानव जाति का भविष्य, तो देखिए ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके शीर्षक हैं, यानी कि हेडिंग हैं। हेडिंग में आप किसका प्रयोग करते हैं, अधिकतर आप प्रयोग करते हैं अपूर्ण विराम या उपविराम यानी कि कोलन का वहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो पहला प्रयोग आपको जो है यहाँ इस प्रकार से देखने को मिलता है। फिर दूसरा प्रयोग, तो देखिए ये आपका पहला प्रयोग था शीर्षकों में। दूसरा प्रयोग किया जाता है संवाद लेखन, एकांकी लेखन या नाटक लेखन में वक्ता के नाम यानी कि पात्र पात्रा के नाम के बाद में। जैसे यहाँ पर हमने देखा अनुप्रिया क्या कह रही है, दीदी आपका लक्ष्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपके प्रयोग में लिया गया किस चीज़ को, यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है आपके कोलन को यानी कि अपूर्ण विराम को। फिर रिद्धिमा मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, तो यहाँ पर दूसरा पात्र कह रहा है कि मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हमने प्रयोग में लिया है आपका अपूर्ण विराम यानी कि कोलन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस संवाद में, जब संवाद को आप लिख रहे हैं तो पात्र के बाद या फिर एकांकी लेखन या नाटक लेखन में वक्ता या पात्र के नाम के बाद में आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर किसका, अपूर्ण विराम यानी कि कोलन यानी कि अल्प विराम, उपविराम की।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की आपके अपूर्ण विराम की, जिसमें हमने अर्थ देखा इसका, अर्थात इसका अर्थ होता है उपविराम। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ? सबसे पहला है शीर्षकों में अधिक होता है। जैसे कि हमने उदाहरण देखे, गरीबी एक अभिशाप, तो देखिए गरीबी के बाद में इसका प्रयोग किया गया। प्रेमचंद एक अध्ययन, तो देखिए यहाँ पर प्रेमचंद के बाद में ये जो हमने शीर्षक दिया है, हेडिंग दी है, इसमें बीच में हमने किसका प्रयोग किया? इसमें प्रयोग किया है हमने कॉलन का। फिर अगला उदाहरण हमने देखा, परमाणु विस्फोट मानव जाति का भविष्य, तो यहाँ पर भी हमने किसका प्रयोग किया? यहाँ पर भी बीच में हमने प्रयोग किया है आपके कॉलन यानी कि अपूर्ण विराम का। तो ये आपको इसका पहला प्रयोग समझ में आया होगा। दूसरा प्रयोग होता है इसका संवाद लेखन, एकांकी लेखन या नाटक लेखन में वक्ता के नाम के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। वक्ता यानी कि जो पात्र है या कोई पात्रा है उसके नाम के बाद में आप किसका प्रयोग करते हैं? अपूर्ण विराम यानी कि कॉलन का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण देखे, पहला उदाहरण था अनुप्रिया, दीदी आपका लक्ष्य क्या है? तो देखिए अनुप्रिया के नाम के बाद यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पर प्रयोग किया गया है आपके अपूर्ण विराम यानी कि कॉलन का। फिर दूसरा पात्र जो है रिद्धिमा, वह कह रही है मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, तो यहाँ पर जो है रिद्धिमा के नाम के बाद में हमने किसका प्रयोग? आपके उपविराम यानी कि अपूर्ण विराम या फिर जिसे आप कोलन कहते हैं उसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपको अपूर्ण विराम यानी कि कोलन जो है वह काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा, समझ में यह आया होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा अंतिम और लास्ट जो आपका विराम चिन्ह है उसकी हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो देखिए अंत में हम चर्चा करेंगे आपके पूर्ण विराम यानी कि किस पर? आपके फुल स्टॉप पर। तो पूर्ण विराम यानी कि क्या होता है? यानी कि यह हुआ आपका फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए फुल स्टॉप के बारे में हम बात करते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा रुकना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पूरा रुकना, पूरे तरीके से वहाँ पर रुक जाना। तो देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं आप प्रत्येक वाक्य की पूर्ण समाप्ति के बाद प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर। तो हमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु बस यही याद रखना है कि जब कोई भी वाक्य पूरा हो जाए, उसकी पूर्ण समाप्ति हो जाए, उसके बाद में आप पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़ करके। जैसे कि उदाहरण है आपके पास, सूर्य उगा, दही खट्टा है, गाय पानी पी रही थी, विराज विद्यालय जा रहा था। तो ये क्या है? ये आपके जब वाक्य पूर्ण हो रहे हैं, पूरा वाक्य हो जा रहा है, उसके बाद हमने किसका प्रयोग किया? पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप का वहाँ पर प्रयोग किया है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं पुनः। तो पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है पूरा रुकना, और इसे हम बहुत सर्वाधिक किसी को प्रयोग में लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ें हैं नहीं। बस हमें इतना याद रखना है एक महत्वपूर्ण बिंदु कि आपके प्रश्नवाचक और आपके विस्मयादि बोधक को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हमने देखे, जैसे कि सूर्य उगा, दही खट्टा है, गाय पानी पी रही थी और विराज विद्यालय जा रहा था। तो सभी वाक्यों के अंत में आपने पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप का यहाँ पर प्रयोग किया था, सिर्फ और सिर्फ किन्हें छोड़कर? प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर, क्योंकि प्रश्नवाचक में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क और विस्मयादि बोधक में अंत में विस्मयादि चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पर आता है। तो ये हमारा पूरा अध्याय था विराम चिन्ह का, जिसकी हमने काफ़ी विस्तार में चर्चा की है। बहुत चीज़ों पर हमने बात की। पहले सभी विराम चिन्हों को हमने देखा, उसके बाद हमने एक एक करके इसमें सारे जितने भी हमारे पास विराम चिन्ह थे उनकी एक एक करके काफ़ी विस्तार में हमने चर्चा की कि कहाँ कहाँ पर आपके कौन कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किस किस स्थिति में किया जाता है। जिसमें हमने देखिए एक बार हम अंत में और देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके पास विराम चिन्ह होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनका चिन्ह दिखने में कैसा होता है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पूर्ण विराम हमने देखा। पूर्ण विराम यानी कि आपका फुल स्टॉप। फिर दूसरा था आपका अपूर्ण विराम या उपविराम यानी कि कोलन। फिर आपका तीसरा अर्ध विराम यानी कि सेमी कोलन। चौथा अल्प विराम यानी कि कोमा।
5वां था प्रश्नबोधक या प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क। 6वां था आपका आश्चर्यबोधक या विस्मयादिबोधक यानी कि एक्सक्लेमेशन। फिर 7वां था आपके पास निर्देश बोधक या निर्देशन यानी कि डैश। 8वां था योजक चिन्ह यानी कि हाइफन। 9वां था अवतरण या उद्धरण यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। 10वां था आपके पास कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। 11वां था हंसपद, काकपद, त्रुटिबोधक या फिर विस्मरण चिन्ह यानी कि साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड। फिर 12वां आपके पास था यहाँ पर कौन सा, निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह यानी कि कोलन एंड डैश। फिर लोप निर्देशक यानी कि डैश डैश डैश। लाघव या संक्षेप चिन्ह यानी कि शॉर्ट साइन। फिर 15वां आवृत्ति या अनुवृत्ति चिन्ह यानी कि डिक्टो। फिर आपके पास रेखांकन चिन्ह यानी कि अंडरलाइन। और 17वां अंतिम था आपके पास त्रियक यानी कि ऑब्लिक। तो ये हमने पूरे आपके विराम चिन्ह अध्याय की चर्चा की थी। सभी विराम चिन्ह आपको काफ़ी विस्तार में बताए गए, सभी आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम अपना एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे।